हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर के बारे में और उसकी जनरेशन कौन कौन सी है और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो जिसने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को शुरू करने से पहले अगर हम कंप्यूटर होता है क्या इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि डाटा को एक्सेप्ट करती है एज ए इनपुट एंड उस पर प्रोसेसिंग करेगी और जनरेट करेगी रिजल्ट एज ए आउटपुट। ए कंप्यूटर अलोंग विद एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड ए कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम किसको बोला जाता है, फिर जहां पे कुछ हार्डवेयर होते हैं और उसमें कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपका एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। और कंप्यूटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि डाटा को एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेसिंग करेगा और जनरेट करेगा आउटपुट। तो तीन ही काम होते हैं इसके, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अब आज हम इसका डिस्कस करेंगे ब्लॉक डायग्राम। The block diagram represent how the data and instruction flow between the CPU, memory, input-output devices and managed by the control unit। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो डाटा है और इंस्ट्रक्शन है वो कैसे फ्लो करते हैं बिटवीन सीपीयू, मेमोरी या जितने भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो कनेक्टेड होती है, तो इन सब के बीच में डाटा कैसे फ्लो होता है ये कौन बताता है, आपका ब्लॉक डायग्राम। या फिर ब्लॉक डायग्राम आप ऐसे भी समझ सकते हो, पूरे कंप्यूटर की जो वर्किंग है वो इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू होती है। तो ये ब्लॉक डायग्राम बताता है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। अब आपके सामने ब्लॉक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें क्या रहता है आपका, एक तो होता है इनपुट डिवाइस और दूसरा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू और तीसरा है आपका आउटपुट डिवाइस। अब इसमें एक पार्ट और आता है आपका मेमोरी यूनिट, स्टोरेज यूनिट। तो ये सारे यूनिट मिलकर क्या बनाते हैं, आपके ब्लॉक डायग्राम को। अब सबसे पहले अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस किस लिए यूज की जाती है, तो कंप्यूटर को काम करवाने के लिए उसको कुछ ना कुछ इनपुट देना होगा, कुछ ना कुछ कमांड देनी होगी आपको, और वो कमांड देने के लिए इनपुट डिवाइसेस का यूज किया जाता है। अब कंप्यूटर कमांड कैसे लेगा, तो हो सकता है वो कीबोर्ड के थ्रू कमांड ले, हो सकता है वो माउस के थ्रू कमांड ले, या माइक मतलब बोलकर, टच स्क्रीन टच करके, स्कैनर कुछ स्कैन करके उसको इनपुट दिया जा रहा है। तो ये सारे की सारी इनपुट डिवाइसेस है जो यूज होती है कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। कंप्यूटर को अगर कुछ काम करना है तो उसको कुछ ना कुछ कमांड भी तो चाहिए, भी क्या काम करूं मैं, तो वो किसके थ्रू होती है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। अब जैसे ही सीपीयू को कुछ कमांड मिलेगी, कंप्यूटर को कमांड मिलेगी, अब वो डाटा कहीं ना कहीं स्टोर होगा पहले, ठीक है, तो वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाकर स्टोर होता है वहां पे। अब इस कंप्यूटर की मेमोरी से ही सीपीयू डाटा को या इंस्ट्रक्शन को उठाएगा। अब उसके बाद उस डाटा या इंस्ट्रक्शन पे क्या करेगा, काम करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, और जैसे इसका काम कंप्लीट होगा, प्रोसेस करने के बाद में रिजल्ट देगा, और वो रिजल्ट किस पे देगा, आउटपुट डिवाइस पे। अब वो रिजल्ट कहां भेज देगा, वो आउटपुट डिवाइस पे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आउटपुट डिवाइसेस होती है वो फिर किस लिए यूज होती है, तो आउटपुट डिवाइस बेसिकली डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट को। अब वो डिस्प्ले भी कर सकती है, तो वो डिस्प्ले करेगी मॉनिटर की फॉर्म में, हो सकता है वो प्रिंट की फॉर्म में आउटपुट दे रही हो, तो उसके लिए प्रिंटर यूज होंगे, या बोलकर आउटपुट, तो वहां पे स्पीकर। अब ये तीनों डिवाइसेस आपकी आउटपुट डिवाइसेस में कंसिडर होती है। तो इस तरह से पूरा काम करता है आपका कंप्यूटर। तो इनपुट डिवाइस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के बारे में। CPU is the main component responsible for execution instructions and performing the calculation। तो CPU ही आपका मेन कंपोनेंट होता है यहाँ पे
किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब कंप्यूटर में जो मेन कंपोनेंट है वो कौन है? सीपीयू ही तो है। इनपुट डिवाइस का काम है इनपुट देना, आउटपुट डिवाइस का काम है आउटपुट डिस्प्ले करना वहां पे, बट सारा काम कौन कर रहा है यहाँ पे? सीपीयू। तो इट परफॉर्म द प्रोसेसिंग टास्क रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। अब ये जो सीपीयू है ये अकेला काम नहीं करता है, यहाँ पे दो मेन कंपोनेंट होते हैं सीपीयू के। फर्स्ट आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा आपका कंट्रोल यूनिट। तो एएलयू, तो एएलयू की कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है यहाँ पे, और ऐसे ही कंट्रोल यूनिट सीयू की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है 1 मार्क्स में एमसीक्यू में। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि एएलयू क्या होता है, तो एएलयू परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। तो जितने भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन है या लॉजिक ऑपरेशन है वो कौन परफॉर्म करता है? एएलयू करता है। अब अर्थमेटिक में कौन कौन से आते हैं आपके? फिर जोड़, घटा, गुणा, भाग, ये सारे ऑपरेशन एएलयू परफॉर्म करता है। और लॉजिक ऑपरेशन लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये जितने भी नॉट इक्वल टू लॉजिक ऑपरेशन है सारे के सारे कौन परफॉर्म करेगा? एएलयू कंपोनेंट। तो मतलब कि कैलकुलेशन करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? एएलयू पार्ट करता है सीपीयू का। अब सेकंड सीयू यूनिट, कंट्रोल यूनिट, तो इट कंट्रोल्स ऑल अदर यूनिट्स इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो इस कंप्यूटर से जितनी भी यूनिट्स कनेक्टेड है उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? फिर यहाँ पे कंट्रोल यूनिट करता है। द कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्ट द इनपुट यूनिट वेयर टू स्टोर द डाटा आफ्टर रिसीविंग इट फ्रॉम द यूजर। तो एक तो काम यही हो गया भी, कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्ट करती है इनपुट यूनिट को कि डाटा रिसीव करने के बाद कहां पे स्टोर होगा। यूजर से रिसीव तो हो गया बट उसको स्टोर कहां पे करना है ये कौन बताएगा? कंट्रोल यूनिट बताता है। इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट टू एएलयू। अब साथ में ये डाटा और इंस्ट्रक्शन के फ्लो को भी कंट्रोल करता है बिटवीन स्टोरेज और एएलयू यूनिट के बीच में, कि कौन से डाटा पे एडिशन होना है, कब एडिशन होना है, कब मल्टीप्लीकेशन होता है, कब कैलकुलेशन होनी है, कौन सा लॉजिक ऑपरेशन अप्लाई होना है, डाटा कैसे फ्लो करेगा, तो ये भी डिसाइड कौन करता है? यहाँ पे कंट्रोल यूनिट करेगी। इट आल्सो कंट्रोल द फ्लो ऑफ रिजल्ट फ्रॉम द एएलयू टू द स्टोरेज यूनिट। अब भाई जैसे ही काम कंप्लीट होता है उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट स्टोरेज यूनिट के पास में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है पहले, उसके बाद ही वो आउटपुट डिवाइस पे जाएगा। तो स्टोरेज यूनिट और एएलयू के बीच में फिर से रिजल्ट का जो फ्लो है वो कौन कंट्रोल करेगा? यहाँ पे कंट्रोल यूनिट ही करेगी। द कंट्रोल यूनिट इज रेफर्ड एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर दैट कंट्रोल और सिंक्रोनाइज इट्स वर्किंग। तो जो कंट्रोल यूनिट है इसको एज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी की पूरे वर्किंग को कंट्रोल कर रही है, सिंक्रोनाइज कर रही है इंस्ट्रक्शन के बीच में, डाटा के बीच में, सीपीयू के बीच में, मतलब कि सारा का सारा सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल करने का जो काम है वो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। और यहाँ पे सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है, तो इसका एक दूसरा नाम है माइक्रो प्रोसेसर। तो ये है आपका सीपीयू जिसमें दो यूनिट होती है, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। अब नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें मेमोरी यूनिट, स्टोरेज यूनिट, क्योंकि ये भी आपका ब्लॉक डायग्राम का ही पार्ट है। तो मेमोरी किस लिए यूज की जाती है? तो डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज किया जाता है। तो द मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर होल्ड्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर एंटर्ड थ्रू द इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट से जो डाटा हम एंटर करवाते हैं, जो इंस्ट्रक्शन एंटर करवाते हैं, उनको होल्ड कौन करता है? फिर मेमोरी यूनिट होल्ड करेगी यहाँ पे, बिफोर दे आर प्रोसेस्ड। तो प्रोसेस करने से पहले डाटा आपका इनपुट डिवाइस से लिया जाएगा और उसको स्टोर करेगा मेमोरी यूनिट। इट प्रिजर्व द इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट बिफोर दीज आर सेंड टू द आउटपुट डिवाइसेज। तो भाई अभी प्रोसेसिंग हो रही है और आपके इंटरमीडिएट रिजल्ट वहां पे कैलकुलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट रिजल्ट भी आ रहे हैं,
तो इन सबको भी प्रिजर्व करने का काम कौन करता है? मेमोरी यूनिट करेगी। अब जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही उस फाइनल रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले किया जाता है। और इट आल्सो सेव द डाटा फॉर द लेटर यूज, फ्यूचर यूज के लिए भी डाटा को स्टोर करने का काम कौन करेगा? मेमोरी यूनिट करेगी। ये आपको 10 दिन के बाद डाटा चाहिए, 20 दिन के बाद डाटा चाहिए, तो वो डाटा कहाँ स्टोर होगा? मेमोरी के अंदर। अब ये जो मेमोरी यूनिट है ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो आपकी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या सेकेंडरी मेमोरी। अब यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या? प्राइमरी मतलब जो मेन मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है यहाँ पे? मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी आल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। इट इज ए क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। अब ये इंटरनल मेमोरी क्यों है? क्योंकि ये जो आपका मदरबोर्ड होता है उसी पे इसका स्लॉट होता है, मदरबोर्ड पे ही इसका स्लॉट असाइन होता है, उसी स्लॉट में ये इंसर्ट की जाती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। और ये सीपीयू के बहुत ज्यादा क्लोज होती है, सीपीयू के बिल्कुल पास ही तो होती है ये, क्योंकि वहीं पे प्रोसेसर होता है आपका, उस मदरबोर्ड पे ही प्रोसेसर लगा होता है और उसके बगल में ही स्लॉट होता है आपका प्राइमरी मेमोरी का। इट इज द प्राइमरी स्टोरेज एरिया वेयर द कंप्यूटर स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर एक्टिवली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। अब इसमें किस टाइप का डाटा इंस्ट्रक्शन स्टोर होगी? जो बार बार यूज हो रही है, तो ऐसे डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है प्राइमरी मेमोरी में। मतलब जो फ्रीक्वेंटली डाटा यूज हो रहा है, जो बार बार यूज हो रहा है, भाई जो बार बार यूज हो रहा है उसको आप अपने पास ही तो रखोगे ना डाटा को, उस इंस्ट्रक्शन को। अब अगर दूर रख दोगे तो उस डाटा को एक्सेस करने का जो टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा। अब ज्यादा टाइम लगेगा तो आपकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? रिजल्ट देने की स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो ऐसे डाटा और इंस्ट्रक्शन को सीपीयू क्या करता है? प्राइमरी मेमोरी में ही रखता है कि तुम मेरे पास ही रहो, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इजीली यहां से डाटा को एक्सेस कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरी पहुंच में है, ये कह सकते हो मेरे पास है। अब प्राइमरी मेमोरी इज टिपिकली वोलेटाइल। अब भाई वोलेटाइल का मतलब है कि ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, यहाँ पे डाटा आप लंबे टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते। मान लो आप कुछ भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और अगर आपका पावर बैकअप नहीं है, यूपीएस नहीं है, तो लाइट अगर चली जाती है तो आप जो काम कर रहे हो अगर आपने वो सेव नहीं किया और लाइट चलेगी तो दोबारा जब लाइट आएगी तो आपने जितना काम किया था वो काम अब आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो काम कहाँ पे स्टोर हो रहा था? प्राइमरी मेमोरी में। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? वोलेटाइल। तो मतलब कि पावर ऑफ, तो मेमोरी भी आपकी उड़ जाएगी वहां पे, मेमोरी के अंदर जो भी डाटा है वो भी क्या होता है? उड़ जाता है। इसीलिए हम हमेशा ये बोलते हैं कि काम करते टाइम अपनी फाइल को सेव करते रहना चाहिए, वहां पे कुछ ना कुछ सेकंड के बाद या कुछ ना कुछ मिनट के बाद आप सेव करते रहो, कंट्रोल एस करते रहो, ताकि अगर लाइट वाइट कुछ चली भी जाए तो आपका डाटा क्या रहे? सेव रहे। तो वोलेटाइल मीनिंग इट्स कंटेंट आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज पावर्ड ऑफ। तो जैसा कि मैंने बताया, जैसे ही पावर ऑफ होगी आपका कंटेंट भी क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। तो ये होती है प्राइमरी मेमोरी। अब यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम भी दिखाई दे रहा होगा। प्राइमरी मेमोरी कुछ इस तरह से होती है, जो कि मेनली आपकी रैम, जिसको बोला जाता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम ही आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। मदरबोर्ड पे एक स्लॉट होता है, उस स्लॉट में आप ये इंसर्ट कर सकते हो रैम। अब सेकंड पार्ट आता है आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो सेकेंडरी डिवाइसेस या स्टोरेज डिवाइसेस, दीज डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम। अगर लंबे समय के लिए डाटा को स्टोर करना हो, प्रोग्राम को स्टोर करना हो, तो उसके लिए यूज की जाती है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब इसमें एग्जांपल आपके जैसे हार्ड डिस्क होगी, या अभी जो चलती है आपकी एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, और इसके अलावा आपकी सीडी या डीवीडी या आपकी पेन ड्राइव, पेन ड्राइव भी किस में आती है? आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। तो ये सारे एग्जांपल है आपके सेकेंडरी डिवाइसेस के। अब जब आप कंप्यूटर में काम करते हो, कोई भी फाइल ओपन करी, मान लो आपने वर्ड ओपन किया, वहां पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, वहां पे टाइपिंग स्टार्ट कर दी,
तो टाइपिंग जब स्टार्ट कर रहे हो तो वो काम हो रहा है आपका प्राइमरी मेमोरी में, जो टाइपिंग कर रहे हो वो प्राइमरी मेमोरी में हो रहा है, रैम में हो रहा है। अब अगर आपने एमएस वर्ड फाइल को सेव नहीं किया तो क्या होगा, सेव नहीं किया और अगर आपकी लाइट चली गई, पावर ऑफ हो गया, तो आपका जो डाटा है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जब दोबारा कंप्यूटर ऑन करोगे तो आपने जितने वहां पे वर्ड टाइप किए हैं वो नहीं मिलने वाले। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आप उस फाइल को सेव कर लो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, अपनी हार्ड डिस्क में उसको सेव कर लो। अब वहां पे टाइपिंग स्टार्ट करो और कुछ मिनट, 2 या 4 मिनट के बाद उसको सेव करते रहो बार बार, ताकि जितना आपने काम किया है, जितना आपने सेव किया है, जब लाइट जाएगी दोबारा जब आप ऑन करोगे तो उतना काम आपको मिल जाएगा। तो ये होती है हमारी मेमोरी यूनिट। तो ये सारी यूनिट मिलकर बनाती है आपकी ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब ब्लॉक डायग्राम क्या बताता है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, तो ये सारी यूनिट्स आपस में मिलकर काम करती है, ये कह सकते हो।